वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। पोएम मर जाते। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर टू पाकिस्तान, व्हाई लॉर्ड साइरिल रैडक्लिफ गेव लाहौर सिटी। दोस्तों, जब सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर ने इंडो पाक बाउंड्री कमीशन के हेड साइरिल रैडक्लिफ से 1971 में इंडो पाक बॉर्डर पर बात की, तो रैडक्लिफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि आई नियरली गेव यू लाहौर। जी हाँ दोस्तों, इस बात का जिक्र कुलदीप नायर अपनी किताब स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेजेंट में करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन 1971 में लाहौर में रैडक्लिफ के फ्लैट में हुआ, जब कुलदीप नायर इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन से मिलने गए थे। उनकी ये विजिट ये समझने के लिए थी कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस को एग्जैक्टली किस हिसाब से ड्रॉ किया गया। खैर, रैडक्लिफ के अलावा कई ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो ये कहते हैं कि जब तक लाहौर ऑफिशियली पाकिस्तान के पास नहीं गया था, तब तक लोगों को लग रहा था कि लाहौर इंडिया के पास ही आएगा। सीनियर बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा भी कहते हैं कि पार्टीशन के वक्त पूरे लाहौर शहर को लगता था कि लाहौर इंडिया के पास ही रहेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि साइरिल रैडक्लिफ ने पहले लाहौर को इंडिया को देने का सोचा, लेकिन अचानक अपना डिसीजन बदल दिया। आज के वीडियो में हम इतिहास के इसी इंटरेस्टिंग इवेंट की बात करेंगे और उन कारणों को देखेंगे जिनके तहत लाहौर पाकिस्तान के पास गया। हम आपको साइरिल रैडक्लिफ का वो उत्तर भी बताएंगे जिसके तहत उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को दिया। इसके अलावा हम उन पैरामीटर्स को भी समझेंगे जिनके तहत रैडक्लिफ कमीशन ने इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को डिमार्केट किया। चलिए शुरुआत करते हैं लाहौर के ब्रीफ इतिहास से और जानते हैं कि क्यों लाहौर वाज मींट फॉर इंडिया। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि लाहौर वाज नेवर मीन टू गो टू पाकिस्तान। कहते हैं कि रैडक्लिफ कमीशन को इंस्ट्रक्शंस थे कि वो पंजाब और बंगाल में बाउंड्री का डिमार्केशन मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन शेयर को ध्यान में रखते हुए करें। लेकिन ये इकलौता फैक्टर नहीं था, क्योंकि उन्हें बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना था, जैसे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इरिगेशन सिस्टम्स एक्सेट्रा। लेकिन बाकी के फैक्टर्स स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं थे और इसलिए रैडक्लिफ के पास डिस्क्रिशन था। खैर, 1941 के सेंसस के हिसाब से लाहौर में हिंदूज और सिख ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप में उनका शेयर 80% तक था। इस हिसाब से लाहौर की इकोनॉमी में डोमिनेंस नॉन मुस्लिम्स का ही था। मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स जैसे श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी सब हिंदूज और सिख चलाते थे। इसके अलावा जब बाउंड्री कमीशन काम कर रहा था, तब हिंदूज और सिख ने 1941 की पॉपुलेशन सेंसस को भी डिस्प्यूट किया और क्लेम किया कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 54% ही थी और बाकी के लोग नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने ये भी दावा किया कि चूंकि प्रॉपर्टी और इकोनॉमी में मेजर कंट्रोल हिंदूज और सिख का था, इसलिए डेमोग्राफी या रिलीजियस पॉपुलेशन सिटी को डिमार्केट करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। लाहौर हमेशा से कई एम्पायर्स का डेवलप्ड पॉलिटिकल कैपिटल रहा है, जिसमें ब्रिटिश राज में भी काफ़ी ग्रोथ देखी, जिसके चलते वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस सिटी बना। लाहौर पावरफुल सिख वॉरियर महाराजा रंजीत सिंह की भी कैपिटल था, जो एक वक्त में कोहिनूर हीरा ओन करते थे। पार्टीशन के पहले तक लाहौर अपने कॉस्मोपॉलिटनिज्म, डाइवर्सिटी और एथनिक मल्टीप्लिसिटी के लिए जाना जाता था, जहां हर धर्म के लोग आपस में शांति से रहते थे और एक दूसरे के फेस्टिवल्स को खुशी खुशी सेलिब्रेट करते थे। अपने डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए ये शहर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से भरा हुआ था। लाहौर का मॉडल टाउन फर्स्ट मॉडर्न सबर्ब था, जिसे वहाँ के एलीट हिंदू मर्चेंट क्लास के लिए बनाया गया था। शाह आलमी के सीतला मंदिर में थर्सडे इवनिंग को हिंदूज की भारी भीड़ हुआ करती थी और लाहौर फोर्ट दशहरा जुलूस का सेंटर था। होली से लेकर दिवाली और ईद वहाँ के लक्ष्मी चौक में पूरे जश्न के साथ मनाए जाते थे। लाहौर का ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म एक हेरिटेज था, जिससे केवल नेहरू और गांधी के देश में बचाया जा सकता था, जो सेकुलरिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इसलिए भी लाहौर वाज मींट फॉर इंडिया। लेकिन 1947 में ये शहर पार्टीशन की आग का शिकार बना
जिसके बीज अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत दशकों पहले बोए थे। पार्टीशन ने इस शहर को बदल कर रख दिया, वैसे ही जैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट में और भी शहर बदले। जैसे ही लोगों को ये लगने लगा कि बाउंड्री कमीशन लाहौर पाकिस्तान को दे देगा, लाखों हिंदूज और सिख पार्टीशन के चलते माइग्रेट होने लगे। लाहौर का फेमस शाह आलमी मार्केट, जो हिंदू ट्रेडर्स का एक हब हुआ करता था, उसे कम्युनल मॉब ने कैप्चर कर लिया। पार्टीशन के बाद जैसे जैसे दिन बढ़े, लाहौर का डेमोग्राफी बदलने लगा और आज वहाँ सिर्फ 1% हिंदूज और सिख रहते हैं। पोस्ट पार्टीशन लाहौरी इश्तियाक अहमद बताते हैं कि 1947 के बाद लाहौर में मोस्ट ड्रामेटिक चेंज वहाँ के कॉस्मोपॉलिटनिज्म का खत्म होना ही था। चलिए अब समझते हैं रेडक्लिफ कमीशन की फंक्शनिंग को और जानते हैं कि लाहौर आखिर पाकिस्तान के पास क्यों गया। दोस्तों, साइरिल रेडक्लिफ ने फाइनली कुलदीप नायर से कहा कि मैंने ऑलमोस्ट आपको लाहौर दे दिया था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, क्योंकि कलकत्ता को मैंने ऑलरेडी इंडिया को दे दिया था। इस तरह का वेग एक्सप्लेनेशन दिखाता है कि रेडक्लिफ कमीशन किस तरह से अनडिफाइंड रूल्स और आर्बिट्री तरीकों से ऑपरेट कर रहा था। रेडक्लिफ के पास कोई ढंग का जस्टिफिकेशन नहीं था इस डिसीजन के पीछे। खैर, रेडक्लिफ कमीशन के प्रॉब्लमेटिक डिसीजंस के पीछे कई कारण थे। पहला तो ये कि इस कमीशन के सभी मेंबर्स इंक्लूडिंग रेडक्लिफ हिमसेल्फ बाय प्रोफेशनल लॉयर्स थे। रेडक्लिफ एक बेहद ईमानदार और अपराइट जज थे और यही वजह है कि उन्हें बाउंड्री कमीशन का हेड बनाया गया। लेकिन रेडक्लिफ और बाकी मेंबर्स में किसी के पास बाउंड्री डिमार्केशन को लेकर स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। उनके पास कोई एडवाइज़र भी नहीं था जो उन्हें बाउंड्री डिमार्केशन की निटी-ग्रिटीज, डिटेल्स और प्रोसीजर्स को समझा सके। यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि कुलदीप नायर ने साइरिल रेडक्लिफ से बाउंड्री डिमार्केशन के पैरामीटर्स या यार्ड स्टिक्स जानने की कोशिश की, तो वो हॉरिफाइड और शॉक्ड थे। नायर कहते हैं कि रेडक्लिफ के पास कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं थे जिनके तहत वो बाउंड्रीज का डिमार्केशन कर रहे थे। लैक ऑफ प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स का एक कारण टाइम की कमी भी था। यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व ना करने के पीछे का भी कारण टाइम की कमी ही बताई जाती है। ब्रिटेन की न्यू लेबर गवर्नमेंट वॉर के चलते हैवी डेट में थी, जो एक अनस्टेबल एम्पायर को होल्ड करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। साथ में ब्रिटिशर्स यूएन को इन्वॉल्व कर ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को गवर्न करने में फेल हो गया है। इसलिए ये एक फेस सेविंग टेक्निक थी। जब कुलदीप नायर ने रेडक्लिफ से सवाल किया कि क्या आप अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं, तो रेडक्लिफ ने कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स थे कि जल्द से जल्द बाउंड्री कमीशन डिसीजन ले। वो कहते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट एक बड़ा फैक्टर था, जिसके चलते स्टैंडर्ड रूल्स बनाकर बाउंड्री पर डिसीजन लेना इम्पॉसिबल था। वो दावा करते हैं कि अगर 2-3 साल का समय उन्हें मिलता तो शायद वो और अच्छे से बाउंड्री डिमार्केशन कर सकते थे। ये बात सच है कि रेडक्लिफ के पास समय काफ़ी कम था। रेडक्लिफ को जून 1947 में अपॉइंट किया गया और वाइसरॉय माउंटबेटन ने हिदायत दी कि वो एक दिन की देरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। वो जुलाई में इंडिया आए और ये काम सिर्फ 5 हफ्तों में करके वापस लौट गए। इसलिए ये साफ पता चलता है कि इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में बाउंड्रीज का क्रिएशन कितनी जल्दी में हुआ। रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन की फंक्शनिंग के लिए पार्टीशन के वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन और अरेंजमेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ने इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया। रेडक्लिफ कमीशन में 2 इंडिया के जजेस मेहर चंद महाजन और तेजा सिंह और 2 पाकिस्तानी जजेस दिन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर थे। बाउंड्री कमीशन में इंडिया और पाकिस्तान के इक्वल रिप्रेजेंटेशन के चलते वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाना बेहद कठिन था, क्योंकि दोनों साइड्स अपनी अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए खुद को असर्ट कर रहे थे। रेडक्लिफ कहते हैं कि वो कमीशन के लोगों से खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों साइड्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। वो बताते हैं कि ईस्ट बंगाल के एक मुस्लिम मेंबर ने तो उनसे दार्जिलिंग की मांग भी की थी। इसके चलते रेडक्लिफ कमीशन में कई डेड ब्लॉक्स आए। इन डेड ब्लॉक के चलते रेडक्लिफ को ही सारे डिसीजंस लेने पड़े जो आर्बिट्री थे। होते भी क्यों नहीं, जब रेडक्लिफ को ना तो इंडियन जियोग्राफी की कोई जानकारी थी और ना ही जानकारी हासिल करने का वक्त। इसके अलावा रेडक्लिफ अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि वो चाहे कोई भी डिसीजन लेते, उसका असर वायलेंस ही होना था, क्योंकि इंडिया में कम्युनलिज्म अपने चरम पर था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लाहौर में बढ़ रहे वायलेंस ने भी शायद रेडक्लिफ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया होगा। बाउंड्री डिमार्केशन का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी में हुआ, जिसके चलते इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी में हुआ, जिससे लाखों लोगों ने वायलेंस में अपनी जान दी। कहते हैं कि जैसे जैसे लाहौर की किस्मत को लेकर अनसर्टेनिटीज़ बढ़ी,
वैसे वैसे लाहौर में दंगे भड़के और इसलिए लाहौर दंगों का वन ऑफ द वर्स्ट एपिसेंटर बना। राइट्स ऐसे थे कि सभी कम्युनिटीज़ के लोग विक्टिम्स भी थे और राइटर्स भी। मार्च और अप्रैल के राइट्स में लगभग 82,000 घर डिस्ट्रॉय हो गए। आर्म्ड ब्रिटिश पर्सनल की मौजूदगी में ये राइट्स चलते रहे। ऐसे में बाउंड्री कमीशन के डिसीजन के पहले ही हिंदूज और सिख मास स्केल में अपना घर छोड़कर इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए। बाई लेट अगस्त 1947 66% हिंदूज और सिख लाहौर छोड़कर जा चुके थे, ऐसा कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं। पाकिस्तानी ऑथर हरून खालिद, जो अपनी इन सर्च ऑफ शिवा अ स्टडी ऑफ फोल्क रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान और अ वाइड ट्रेल अ जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसी किताबों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक्सटेंसिवली लाहौर में पार्टीशन के बाद हिंदूज और सिख के साथ हुई प्रताड़ना का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि कई हिंदूज और सिख ने राइट से बचने के लिए खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रेडक्लिफ के एक्शंस के पीछे क्या थॉट्स और इंटेंशंस थे, उन्हें 100% श्योरिटी के साथ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो इंडिया छोड़ कर गए तो उन्होंने सारे पेपर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उन्होंने बाउंड्री कमीशन के काम के लिए मिलने वाले 40,000 रुपये भी लेने से इनकार कर दिया और बॉम्बे कमीशन के डिसीजन यानी 17 अगस्त 1947 के पहले ही ब्रिटेन लौट गए। खैर 17 अगस्त 1947 को फाइनली लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लाहौर का पाकिस्तान के पास जाने का सिंपल बेसिस 1941 का सेंसस ही था, जिसके तहत वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी कहती है कि रेडक्लिफ का नाम खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने रिकमेंड किया था और इसलिए रेडक्लिफ ने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन कुलदीप नायर इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हैं। सच जो भी हो, एक बात तो तय है कि हेस्टी डिमार्केशन, सिक्रेसी और आर्बिट्री डिसीजंस के चलते लाहौर आज पाकिस्तान में है। लेकिन लाहौर की पाकिस्तान में जाने की ये जर्नी लाखों लोगों के खून से लथपथ है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कैसे उस वायलेंस को रोका जा सकता था? कैसे एक पीसफुल डिमार्केशन और एक रीजनेबल डिमार्केशन किया जा सकता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी जनाब। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो भी मतलब रेडक्लिफ ने किया वो सही था? क्योंकि उनको ये भी एक तरफ कहा जा रहा है कि वो जस्टिस को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत इंसाफ पसंद थे। इंसाफ पसंद थे। अच्छा, लेकिन उनके पास मतलब ना कोई एडवाइज़र था। मुझे थोड़ी सी ये बात खटक गई है कि ना कोई एडवाइज़र था, फिर लैक ऑफ टाइमिंग की वजह से ना यूएनओ को इन्वॉल्व कर पाए, ना दूसरी चीज़ों को कर पाए, और प्रोसीजर उनको नहीं पता था एग्जैक्टली, ठीक है, और ना ही उन्होंने ये काम पहले कभी किया था। अब मैं तो आपको इसका मतलब ये है कि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये एक ऐसा इशू था, लाइन ऑफ कंट्रोल, बाउंड्री बनाना, दोनों देशों में बंटवारा होना कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था, ठीक है ना। एक चीज़ होती है ना कि जिसका कोई एक्सपर्ट होता है बंदा, जिसका कोई एक्सपीरियंस होता है, यार मैं तो ये आदी होते हैं, मैं तो ये चीज़ जानता हूँ, मुझे तो पता है, बिल्कुल नॉलेज। तो ये चीज़ एक अलग ही एक अपने आप में एक यूनिक चीज़ था, एक यूनिक काम था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसे यहाँ के जोग्राफिया के बारे में भी नहीं पता था, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें वगैरह। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि या तो मतलब ये कि लाहौर का फ़ैसला बहुत देर से हुआ, ठीक है, या तो बहुत जल्दी हो गया। लाहौर का फ़ैसला बहुत देर से हुआ कि ये जाएगा कहाँ, कहाँ नहीं जाएगा, तो लोगों में इंतशार पैदा हो गया। वो लोगों में जो कश्मकश पैदा हुई ना कि यार हम पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, या हम पाकिस्तान जाएंगे या इंडिया जाएंगे, हम क्या करें, तो वहाँ पर फिर दंगे फसाद शुरू हो गया। कन्फ्यूजन का वो लोग जो शिकार हुए, ठीक है ना, उसकी वजह से, जैसे कि उन्होंने लास्ट में बिल्कुल एक जो लाइन बोली मेरे दिल को छू गई और मैं नहीं भूल पाऊंगी, कि वो जो लाहौर की जर्नी है वो मतलब कई लोगों की लाशों में, कई लोगों के मतलब खून से लथपथ है। तो यानी कि ऐसा लगता है कि बहुत मतलब अपर लेवल का, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है फसादात, अपर लेवल के एक वायलेंस हुआ होगा, क्योंकि हम तो मौजूद नहीं थे, हम बस आइडिया ही लगा पा रहे हैं। और एक चीज़ मुझे और ये है कि मैं थोड़ा सा आपकी बात को अग्री नहीं करूँगी, वो इसलिए कि आप ये कह रहे हैं बहुत देर से हुआ, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी में हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी थोड़ी सी बात को डिसएग्री इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि काम बहुत जल्दी में हुआ। जब उन्होंने मुझे मियाद बताई इस वीडियो में, जैसे हमें बताई कि 5 वीक्स, मैं अभी तक यकीन करें समझ रही थी कि कम से कम ये जो बाउंड्रीज़ का और ये जो सेपरेशन का काम चला होगा और हुआ होगा, तो मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम भी 2 साल हुआ होगा।
बिल्कुल 1.5 से 2 साल तो लग गया होगा, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान इतना बड़ा था, उसमें से एक कंट्री को अलग करना, फिर मुस्लिम अक़लियत कहाँ थी, मुस्लिम अक्सरियत कहाँ थी, हिंदुओं की अक़लियत कहाँ थी, हिंदूज़ की अक्सरियत कहाँ थी, वैसे तो हिंदूज़ की अक्सरियत ही थी। और इसके अलावा फिर किस किस के बिज़नेस के हवाले से देखना, किसकी कितनी प्रॉपर्टी थी, इन चीज़ों पे मतलब नज़र रखना, इरिगेशन का भी मसला था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये काम तो इतना टाइम टेकन था कि इसमें 2 साल भी नहीं पता चलते आराम से, अगर बारीक के साथ रीज़नेबल चीज़ों को लेकर रीज़नेबल तरीके से अगर किया जाता तो मेरे हिसाब से 1.5-2 साल लगना था। 5 वीक्स में वो आए, निपटा कर चले गए, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने रीज़नेबल नहीं किया। उनको जो जैसे समझ आया उन्होंने वो वैसे कर दिया। एक तो ये था कि बहुत कम टाइम मिला, दूसरा ये कि लेट काम, लाहौर का फैसला लेट हुआ। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई थी कि जितने टाइम में काम करना था ना, यानी मिसाल के तौर पे लाहौर का फ़ैसला हो नहीं पा रहा था। जो उन्होंने 5 वीक का टाइम था, उन 5 वीक्स में भी लाहौर में कशमकश थी, ठीक है ना। उनको बढ़ा लेना चाहिए था थोड़ा सा, तो वो तो वहाँ से भी नहीं मिला था ना टाइम, उन्हें भी नहीं मिला था। अब उन्हें भी नहीं मिला था, 5 वीक्स में वो निपटा कर चले गए। मतलब 2 कंट्रीज़ थे एक तरीके से देखा जाए तो। ये सेपरेशन का मामला बहुत गंभीर भी था और नाजुक भी था। अगर इतनी, जैसे कि उन्होंने आखिर में हमसे सवाल किया भी है कि आप बताइए कि इस वायलेंस को कैसे रोका जा सकता था, तो मेरे हिसाब से अगर अमन सुकून के साथ और एक सब्र के साथ काम होता, चीज़ों को उतना टाइम देते। देखिए हर चीज़ टाइम मांगती है, जितना टाइम वो मांग रहे थे सेपरेशन के लिए और चीज़ों के लिए, उतना टाइम अगर उनको दिया जाता, क्योंकि उन्होंने खुद बोला अपने स्टेटमेंट को जस्टिस करते हुए ये कहा उन्होंने कि अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। एक तो देखिए लैक ऑफ एक्सपीरियंस वो वैसे ही थे, वो ऐसे बंदे थे अगर हम रफली बोले कि उनको कुछ पता ही नहीं था, तो उनको थोड़ी सी ज्योग्राफी समझ में आती है, 1-2 एडवाइज़र होते, यूएनए को भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता तो थोड़ा बहुत वो भी गाइड करते, और इसके अलावा एडवाइज़र उनको प्रोसीजर बताता अच्छे तरीके से, बाउंड्रीज़ के बारे में बताता, चीज़ों के बारे में बताता। जब उनके पास कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद वो रीजनेबल चीज़ों के साथ, प्रोसेस के साथ कर पाते इस प्रोसेस को। अब उन्होंने इतना अफरा तफरी में करा, तो मैं ये कहती हूँ कि कई जगहों पर मुझे ऐसा लगता है नाजायज़ हो गया। बिल्कुल हो सकता है ना कि टाइम के, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इनके पास टाइम कम था और उसमें जल्दबाजी में फ़ैसले हुए। और हो सकता है कि अगर तरीके से फ़ैसले होते और तसल्ली से होते और यूएनओ भी शामिल होती तो मामलात कुछ और होते। लेकिन एक चीज़ और है, मुझे एक चीज़ और लगती है कि जो चीज़ होती है शायद इन फ्यूचर उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हो सकता है कि अगर उस तरफ जाता या इस तरफ जाता, पता नहीं क्या सूरत हाल होती, क्या मामलात होते, क्या चीज़ें होती। लेकिन अक्सरियत मैंने ये देखा है कि अभी भी लाहौर में सिखों की तादाद बहुत है। पंजाबी जो हैं, देखो पंजाब का 1% बता रहे हो तो, लेकिन इस वक्त तो देखो माइग्रेट कर गए होंगे, हो सकता है, लेकिन ये कि मैंने ये सुना है कि अभी भी लाहौर में सिखों की तादाद काफ़ी है, काफ़ी हद तक है। जो मतलब है कि लोगों से हमने सुना है वो बता रहा हूँ। और मेन जो है वो गुरु नानक का जो है वो भी लाहौर में ही है। और लाहौर की एक बात इस पूरी वीडियो में मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये एक ऐसा सिटी था जहाँ पर सारे धर्म के लोग रहते थे, अमन व अमान से रहते थे। एक मतलब है कि अच्छा लाहौर, आपको पता है लाहौर एक वाहिद ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। लाहौर का एक नाम है, लाहौर का एक कल्चर है, लाहौर की एक सकाफ़त है और लाहौर की एक तहज़ीब है और बहुत ओल्ड सिटी है। आपने सुना था इस वीडियो में कि आपने सुना था कि कई राज्यों का ये मेन दारुल खिलाफा रहा है, दारुल हुकूमत रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली कि जब सिख और हिंदू चले गए तो उसके बाद ये बहुत सारी मतलब उसका भी शिकार हुआ, कि तबाहाली का शिकार हुआ, बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे उलट पुलट हो गए। तो ये है कि पहले जो मामला थे या पहले जो हालात थे उसकी निस्बत अब बहुत पीछे हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत दबाव हो गया। उसकी क्या वजह कि अगर वो लोग चले गए थे तो वही मैनेजमेंट करते ना, तो उनकी चीज़ें थी, जैसे वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता रहे। तो अब जब वो ही नहीं रहे तो कौन उनको मतलब हैंडल करेगा, कौन कर पाएगा, उस चीज़ को कैसे बरकरार इंटैक्ट रख पाएगा। तो अच्छा एक चीज़ और कि इस वीडियो में एक मार्केट का नाम लिया जा रहा था, शाह आलमी। तो आज तक इसका मतलब है लाहौर वालों को, पाकिस्तान वालों को इसका नाम ही नहीं पता था। शाह आलम मार्केट का नाम दिया जाता है, शाह आलम। लाहौर में एक बहुत बड़ी मार्केट है कपड़े की, शाह आलम। लेकिन इस वीडियो में शाह आलमी नाम लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा मुझे हैरत हो रही थी कि असल नाम वो है या असल नाम ये है। लेकिन लाहौर एक बहुत ही मतलब है कि बहुत पुरानी तहज़ीब वाला सिटी है और अगर वहाँ होता, यहाँ होता, हम सोच नहीं सकते कि क्या सूरत हाल होती, क्या पोजीशन होती। अच्छा एक जुमला आपको याद है कि उन्होंने कहा है रेडक्लिफ ने
कि मैंने लाहौर इसलिए पाकिस्तान को दे दिया कि उनके पास तो कोई बड़ा शहर बचा ही नहीं। ये बड़ा शहर था। हाँ, अच्छा उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा शहर था। इस तरफ बहुत सारे अभी भी सिटीज पाकिस्तान का मतलब अच्छे बड़े शहरों में आता है ये। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस तरफ इसका मतलब है काफ़ी सिटीज़ थे, कैलकाटा वगैरह या हैदराबाद या बहुत सारे सिटीज़ थे बड़े थे जो इंडिया की तरफ जा चुके थे। तो उन्होंने एक ये सोच भी की भी, लेकिन उस वक्त क्या सूरत हाल हो कि जिस वक्त ये फैसले हो रहे थे, अच्छा अगर उस तरफ चला जाता तो पता नहीं क्या कंडीशन होती, इस तरफ है तो उसकी कंडीशन हमारे सामने है। अच्छा शायद एक चीज़ मैं बहुत बोल सकता हूँ, बेटर होता, बहुत बेटर होता ये तो अगर उस तरफ क्या होता तो होती, किस हद तक होता वो एक हम परसेंटेज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन दूसरे सिटीज़ जो हमने देखे हैं जो वहाँ हैं और जिस तरीके से वो डेवलप्ड है, इतने प्रोग्रेसिव सिटीज़ हैं, तो मुझे लग रहा है कि लाहौर तो फिर बहुत ही आगे होता। अच्छा एक और चीज़ आपने कहा कि वहाँ होता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन इत्तफाक है कि वहाँ होता तो बहुत ही बेहतर होता, मैं यूँ कहूँ। लेकिन अभी भी पूरे पाकिस्तान को लिया जाए तो लाहौर बहुत बेहतर तरक्की कर रहा है। हाँ, बहुत अगर ओवरऑल पाकिस्तान को देखा जाए तो लाहौर की तरक्की तक सारी सिटियों से ज़्यादा बेहतर हुई है। उसकी सबसे एक बड़ी वजह मेट्रो भी है। मेट्रो है, वहाँ पे रिसोर्सेज मैंने देखा है कि वहाँ पे ज़राए ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। मैंने जो नोटिस किया, अच्छा वहाँ के मिनिस्टर्स मैं ये कहूँ कि खाते हैं तो लगाते भी हैं, मतलब वहाँ पे ये इतना कह सकते हैं। जैसे कराची के मिनिस्टर्स मैंने देखा है टोटली उनको कराची की नहीं पड़ी है, जो इतना तबाहाली का शिकार है, तो इसी वजह से कि कोई रोकथाम करने वाला नहीं है, कोई नज़रसानी करने वाला नहीं है। लेकिन लाहौर पे मैं ये बात श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर वो खाते हैं ना तो 50% वो लगाते भी। मैंने तो मतलब नहीं देखा लाहौर, लेकिन जितने भी दोस्त यहाँ आ रहे हैं या जितने भी जानने वाले हैं तो उनसे ये सुना है कि पाकिस्तान में तरक्की अगर की है तो लाहौर ने की है, बहुत नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए हम तो लाहौर ने की है। और आपकी बात कि अगर वहाँ होता तो शायद कोई और ही चीज़ होता। खैर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जो हमें इस वीडियो के सिर्फ इतना तो पता था कि जब तकसीम हुई थी जल्दबाजी में हुई थी और सही तरीके से नहीं हुई थी, जो हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा। लेकिन ये लाहौर वाला मामला बिल्कुल हमारी हिस्ट्री में नहीं है, कई किताबों में नहीं है, अभी भी आई एम स्टिल देयर के हमें नहीं पता था। इस 5 वीक्स में वो सब कर आके चले गए थे। बिल्कुल, अगर कोई मुझे बताता तो मैं कहती वो शख्स बहुत टैलेंटेड रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये पता चल रहा है कि उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था। ईमानदार थे, बता रहे थे, बहुत जस्टिफाइड पर्सन। अच्छा एक चीज़ मुझे पता है थोड़ा सा ये लग रहा है कि उन पर प्रेशर बहुत रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा क्योंकि उनको माउंटबेटन ने कह दिया था क्या हमें मतलब एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा एक चीज़ जो हमें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी वो अचानक याद आ गई मुझे कि जाते जाते वो सारे डॉक्यूमेंट्स जला गए। ये एक बहुत 40,000 आई थिंक पे भी कर रहे थे, वो भी नहीं लिए कि मतलब कि अपना काम किया और अपने चार्जेस भी नहीं लिए और डॉक्यूमेंट्स भी जला गए। ये एक बहुत सवालिया निशान छोड़ जाती है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनके साथ ही हैं सवालिया निशानों की जगह में। अच्छा उनसे पूछा कि आप जब इन्होंने पूछा था कौन थे, कपिल थे ना जो इंडिया से थे, जिनको उन्होंने बोला था कि नियरली आई गेव यू लाहौर, लेकिन फिर बाद में वो मतलब जो इन्हीं से डील कर रहे थे वो, तो उन्होंने जब उनसे पूछा भी था डील कि आपने किस तरीके से मतलब इसको कोई रीजनेबल रूल्स या कोई रूल्स आप बताएं मुझे कि आपने किस तरीके से मतलब डिवाइड किया है, तो वो हॉरिफाइड हो गए, शॉक्ड हो गए, मतलब इस हद तक वो घबरा गए। तो मेरे हिसाब से मतलब किस तरीके से किया होगा मैं नहीं लगा पा रही हूँ। और सबसे चौंका देने वाली बात के डॉक्यूमेंट्स जला दिए उन्होंने। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच में इंसान को डाल देते, वरना आज बहुत सारे लोगों के पास प्रूफ होते। एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, अनबिलीवेबल और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू नॉलेज थी ये। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।